नेपाल में सरकार की तरफ से लाए गए नागरिकता संशोधन विधेयक का नेपाल के भीतर ही विरोध शुरू हो गया है। इस नए विधेयक के पास होने के बाद भारतीय लड़की को नेपाल में शादी करने पर 7 साल बाद नागरिकता मिलेगी। नेपाल में विरोध कर रहे लोगों का मानना है कि नेपाल सरकार साजिश के तहत भारत के साथ रिश्ते खराब कर रही है। नेपाल के लोगों का मानना है कि भारत और नेपाल के बीच दो सरकारों का नहीं बल्कि रोटी और बेटी की सदियों पुराना संबंध है। हमारा सदियों का जो संबंध है नेपाल भारत का, उसको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और भारत विरोधी चरित्र प्रदर्शन किया जा रहा है और ये हम लोग को कदापि मंजूर नहीं है, क्योंकि जो भारत के साथ हमारे जो रोटी बेटी का संबंध है वो चीज़ कभी नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि ये सरकार के द्वारा बनाया हुआ संबंध नहीं है, ओली और मोदी के द्वारा बनाया हुआ संबंध नहीं है, ये राम और जानकी के द्वारा त्रेता युग से ही बना हुआ संबंध है। दिल्ली में पहली बार डीजल अब पेट्रोल से महंगा हो गया है। पेट्रोल के दाम में आज कोई बदलाव नहीं हुआ, जबकि डीजल के दाम में 48 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में अब डीजल के दाम 79 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर हो गई, जबकि पेट्रोल के दाम 79 रुपए 76 पैसे हो गई। दिल्ली में कोरोना मरीजों के घरवालों ने शहर के 2 बड़े अस्पताल एलएनजेपी और सफदरजंग अस्पताल पर बदइंतजामी का आरोप लगाया। इससे पहले दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार और केंद्र सरकार ने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए शहर के अस्पतालों में बेहतर सुविधा मुहैया कराने का दावा किया था, लेकिन इन अस्पतालों में भर्ती कई मरीजों के परिवार वाले इन दावों पर सवाल उठा रहे हैं। दिल्ली सरकार के तहत आने वाले एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीजों के घर वालों ने वहां बदइंतजामी और मरीजों की देखभाल नहीं करने का आरोप लगाया। इस बीच अस्पताल के बाहर एक लड़की रोती हुई दिखाई दी, जिसने अपने पिता की मौत के लिए अस्पताल के डॉक्टरों को जिम्मेदार ठहराया। पापा से मेरी जब बात हुई ना, तो मुझे पता चला उनकी शुगर भी बढ़ी हुई है और उनके पैरों में स्वेलिंग आ रही है। वो बताने के लिए मैंने डॉक्टरों को कई बार फोन किया, पर किसी ने फोन नहीं उठाया, किसी ने भी रिस्पांस नहीं किया। अस्पताल के बाहर कई लोग अपने घर वालों की खैर खबर लेने के लिए भटकते दिखाई दिए। लोगों का आरोप है कि अस्पताल के अंदर न तो मरीजों की देखभाल की जा रही है और न ही उनका इलाज किया जा रहा है। यहाँ पे मरीज मेरे पापा 2 घंटे से नीचे गिरे हुए हैं, उनको कोई उठाने नहीं आया कि उठा के बेड पे रख दें। कोई साफ सफाई नहीं है। की बात बता रहे हैं हम, बेड से गिरे हुए हैं। बेड से अभी 2 घंटे की पहले की बात है। इसी तरह एक दूसरे आदमी ने भी एलएनजेपी अस्पताल पर मरीजों की जान से खिलवाड़ करने और सुविधा देने के नाम पर उन्हें धोखा देने का आरोप लगाया। अस्पताल की जो सुविधा है वो 2M दर्जे से भी ज्यादा खराब है। अगर सबसे घटिया कहीं आपके पेशेंट की केयर है तो एलएनजेपी में हो रही होगी। एलएनजेपी अस्पताल की तरह केंद्र सरकार के तहत आने वाले सफदरजंग अस्पताल पर भी कोरोना मरीजों के घरवालों ने गंभीर आरोप लगाए, क्योंकि वहां भी अस्पताल के अंदर बदइंतजामी और मरीजों की देखभाल नहीं किए जाने से लोग नाराज दिखे। दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में रहने वाले आशीष पिछले 16 दिनों से अस्पताल के बाहर रहने को मजबूर हैं, ताकि अस्पताल में भर्ती उनकी मां की जानकारी उन्हें मिल सके। लेकिन आरोप है कि न तो डॉक्टर उनकी मां का इलाज कर रहे हैं और न ही उनकी कोई जानकारी दे रहे हैं। उनका रिपोर्ट अभी कुछ नहीं मिल रहा, कुछ बता देता नहीं है, कुछ डॉक्टर से कुछ बताते नहीं है, डॉक्टर दिखने भी नहीं आते। दिल्ली के रहने वाले सुल्तान चौधरी की मां भी कई दिनों से अस्पताल में है। उनका आरोप है कि अस्पताल में मरीजों के लिए पंखों तक का इंतजाम नहीं है। मैंने अपनी आंखों से तकरीबन 7 पेशेंट्स को गर्मी के कारण जो है तड़पते हुए मरते हुए देखा है, क्योंकि मेरी मम्मी के बराबर वाले बेड पर जो पेशेंट था वो भी इसी तरह गर्मी से तड़प के मर गया। उत्तराखंड के रहने वाले दुर्गा प्रसाद भी अस्पताल में भर्ती अपने माता पिता के लिए परेशान दिखे और उन्होंने भी अस्पताल पर मरीजों की देखभाल नहीं करने का आरोप लगाया। हिमाचल के ऊना में एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक स्कूटर सवार की मौत हो गई। ऊना के मुख्य चौक पर हुआ यह हादसा वहां लगे एक सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया, जिसमें साफ दिखाई दिया कि ट्रक और स्कूटर एक ही दिशा से आ रहे थे, लेकिन सड़क पर बने सिग्नल से कुछ दूर पहले ही अचानक ट्रक अपनी बाईं तरफ मुड़ गया और साथ में चल रहे स्कूटर सवार को टक्कर मार दी। हादसे के बाद स्कूटर सवार ट्रक की चपेट में आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जापान की राजधानी टोक्यो में 5 महीने बाद वहां का मशहूर वेनो चिड़ियाघर सैलानियों के लिए दोबारा खोल दिया गया। कोरोना मरीजों की संख्या में सुधार आने के बाद वहां की सरकार ने इसे फिर से खोलने का फैसला किया, जिसके बाद चिड़ियाघर में पहले की ही तरह सैलानियों की भीड़ नजर आई। वहां पहुंचे लोग मस्ती करते तो दिखे ही, चिड़ियाघर के जानवर भी कई दिनों बाद उन्हें अपने बीच में देख बेहद खुश नजर आए। एक पांडा तो अपनी हरकतों से लोगों को आकर्षित करता दिखा। लोगों ने भी उसकी ओर हाथ हिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया।
इससे पहले चिड़ियाघर में एंट्री के लिए लोग लाइनों में लगकर अपनी बारी आने का इंतजार करते दिखे। इस दौरान उन्होंने कोरोना वायरस से सावधानी बरतने का भी पूरा ख्याल रखा और मास्क पहनकर ही वहां पहुंचे। खतरे को देखते हुए अभी इस चिड़ियाघर में एक दिन में 4000 लोगों को ही आने की इजाजत दी गई है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बल ने छुपाकर रखे गए हथियारों की एक बड़ी खेप बरामद की। हथियार एक सर्च ऑपरेशन के दौरान मिले। बरामद किए गए हथियारों में एक ग्रेनेड लॉन्चर और करीब 212 कारतूस है। बताया जा रहा है कि ये हथियार आतंकियों ने छुपाकर रखे थे। पेट्रोल डीजल की कीमत में लगातार बढ़ोतरी से नाराज अकाली दल ने केंद्र सरकार को दाम में कटौती की नसीहत दी। हालांकि अकाली दल ने पेट्रोल डीजल की कीमत में बढ़ोतरी के लिए पंजाब सरकार को भी जिम्मेदार ठहराया और जनता को महंगाई से राहत दिलाने के लिए वैट में कटौती की मांग की। लेकिन केंद्र की सरकार में शामिल अकाली दल के इस रुख ने किसी को चौंकाया नहीं। बताया गया कि इसकी वजह पंजाब के आम लोगों के साथ ही किसानों को होने वाली परेशानी है, जो इस वक्त खेती के लिए पहले से ज्यादा कीमत पर डीजल खरीदने को मजबूर है। एनडीए के सबसे पुराने सहयोगी अकाली दल ने नसीहत दी है केंद्र सरकार को कि पेट्रोल डीजल के दाम जो लगातार बढ़ रहे हैं, ये जनता से जुड़ा मुद्दा है और केंद्र सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर अकाली दल भले ही केंद्र सरकार को सलाह देता दिखे, लेकिन इसी मुद्दे पर राज्य सरकार के रवैये पर उसके तेवर ज्यादा तल्ख नजर आए। अकाली दल ने पंजाब में बढ़ती महंगाई के लिए राज्य सरकार के टैक्स को ज्यादा बड़ी मुसीबत करार दिया। जहां हमने केंद्र सरकार को अपील की है कि इसमें जो केंद्र के टैक्सेस हैं उनको कम किया जाए, लोगों को रिलीफ दिया जाए, वहां पे सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम एरिया है स्टेट का वैट है। बीजेपी ने तो अकाली दल को इस मुद्दे पर जल्द कुछ करने का भरोसा दिया, लेकिन विरोधी पार्टी की सलाह से कांग्रेस तिलमिला उठी। कहते हैं कि मुर्दा बोले और कफन फाड़े। अरे भैया, बोलना है तो जाके केंद्र के खिलाफ बोलो। हरसिमरत कौर बादल कैबिनेट में बैठ के पंजाब के खिलाफ फैसले करवा रही है। यूपी के जौनपुर में एक शख्स की लाठी और डंडे से पिटाई का वीडियो सामने आया। बताया जा रहा है कि ये घटना जौनपुर के शाहगंज इलाके की है, जहां पर चोरी के आरोप में कुछ लोगों ने एक शख्स की जमकर पिटाई की। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि 3 लोग इस शख्स को पीट रहे थे। इसमें से एक के हाथ में डंडा भी दिखा। इस दौरान मार खा रहा शख्स लगातार छोड़ने की गुहार लगाता रहा। पुलिस के मुताबिक ये वीडियो कुछ दिन पुराना है और इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बिहार के नालंदा में गलत तरीके से सड़क बनाने का आरोप लगाकर कुछ लोगों ने ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार के कार्यक्रम में हंगामा किया, लेकिन थोड़ी ही देर में वहां मारपीट शुरू हो गई। घटना तब हुई जब इलाके में बन रही एक सड़क का मंत्री श्रवण कुमार शिलान्यास करने पहुंचे थे। तभी कुछ लोगों ने गलत तरीके से सड़क बनाने का आरोप लगाकर कार्यक्रम में हंगामा शुरू कर दिया, जिसका कुछ लोगों ने विरोध किया, लेकिन विरोध के बाद नौबत मारपीट तक पहुंच गई। इस दौरान वहां मौजूद कई लोग सड़क बनाने का विरोध कर रहे 2 लोगों के साथ मारपीट करते नजर आए। कोई उन्हें धक्का देता दिखा तो कोई उन पर लात और घूंसे चलाता दिखाई दिया, जबकि कुछ लोग मिट्टी के ढेलों से उन पर हमला करते रहे। बाद में कुछ लोगों ने बीच बचाव कर दोनों पक्षों को शांत कराया। मारपीट की इस घटना से पहले ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार मुंह पर मास्क लगाकर एक सड़क का शिलान्यास करते नजर आए, लेकिन कार्यक्रम में मौजूद लोग सोशल डिस्टेंसिंग यानी एक दूसरे से जरूरी दूरी बनाना भूल गए। यही नहीं, कोरोना से बचने के लिए वहां मौजूद ज्यादातर लोगों ने मुंह को ढकने तक की जरूरत नहीं समझी। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के एक नेता इकबाल अली की अवैध संपत्ति पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई की। आरोप है कि एसपी नेता इकबाल अली ने सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर लिया और इस पर अपने मेडिकल कॉलेज की इमारत बनवा दी। इन इमारतों को प्रशासन की टीम ने खुदाई करने वाली मशीन से गिरा दिया। सबसे पहले कॉलेज जाने के लिए बनाए गए गेट को ढहा दिया गया। इसके बाद अवैध जमीन पर बन रही दूसरी इमारतों को भी बारी बारी से तोड़ा गया। प्रशासन ने इकबाल अली के अवैध कब्जे वाली 2 बीघा जमीन को भी छुड़ा लेने का दावा किया। पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारियों के टेरर फंडिंग में शामिल होने की जानकारी के बाद भारत ने उच्चायोग के स्टाफ को 50% कम करने का फैसला किया। एनआईए को पाकिस्तानी उच्चायोग के कई अधिकारियों के टेरर फंडिंग में शामिल होने का पता चला। एनआईए को इस मामले में जो दस्तावेज मिले हैं उसमें पाकिस्तानी उच्चायोग के एक अधिकारी का नाम भी शामिल है और ये भी पता चला कि हुर्रियत नेताओं तक पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारी ही पैसा पहुंचाते थे। ये जानकारी मिलने के बाद भारत ने दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग को अपने स्टाफ को 50% कम करने को कहा। इस टेरर फंडिंग में बर्खास्त डीएसपी देविंदर सिंह का कनेक्शन भी सामने आया है। देविंदर सिंह भी पाकिस्तान के उच्चायोग के एक व्यक्ति के संपर्क में था।
गुजरात में कच्छ के मांडवी में बाढ़ के बीच एक मकान में फंसे 14 लोगों को नगर पालिका और इलाके के लोगों की मदद से सुरक्षित बचा लिया गया। यह घटना एक दिन पहले हुई जब नदी का पानी वहां के कई गांवों में घुस गया और बाढ़ के बीच वहां एक मकान में 14 लोगों के फंसे होने की तस्वीरें सामने आई। मकान में फंसे लोगों को बचाने के लिए नगर पालिका और इलाके के लोगों ने एक रस्सी बांध दी। इसके बाद कुछ लोग रस्सी पकड़कर थोड़ी थोड़ी दूरी पर खड़े हो गए। सबसे पहले बाढ़ में फंसे बच्चों की जान बचाई गई। इसके बाद तस्वीरों में कुछ महिलाओं को रस्सी की मदद से बाहर निकालते हुए देखा गया। इसी तरह एक बुजुर्ग की भी जान बचाई गई। एक दिन पहले हुई इस घटना में कुल 14 लोगों को बाढ़ के बीच से निकालकर सुरक्षित इलाकों में पहुंचाने का काम किया गया। दिल्ली में सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 3,947 नए मरीज सामने आए और इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना से जुड़े कुल मामलों की संख्या भी बढ़ गई और अब ये 66,602 हो गई है। पिछले 24 घंटे में राजधानी में जानलेवा कोरोना वायरस से 68 लोगों की मौत हुई है। हालांकि दिल्ली में अभी तक 39,313 लोग इस जानलेवा बीमारी को मात देकर ठीक भी हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर के उरी में एक रिहायशी इलाके में गिरे पाकिस्तान के एक जिंदा बम को भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। पाकिस्तान की तरफ से दागा गया यह बम भारतीय सीमा में गिरने के बाद भी फटा नहीं था, जिसकी खबर मिलते ही सेना के जवान इस इलाके में पहुंचे और पूरी सावधानी बरतते हुए एक धमाका कर इस बम को नाकाम कर दिया। इससे पहले सेना के जवानों ने पूरे इलाके को खाली करा दिया। इलाके में रहने वाले लोगों को घरों से निकालकर दूर भेज दिया गया। फिर इस बम को नाकाम करने की कोशिश शुरू कर दी गई जो एक मकान के ठीक सामने गिरा था। बम निरोधक दस्ते के जवानों ने बम को पहले तारों से बांधा और फिर उसके ऊपर रेत की कई बोरियां रख दी ताकि धमाके से किसी तरह का नुकसान न हो। सेना के जवानों ने भले ही बम को नाकाम कर दिया लेकिन लोगों के दिल में डर जरूर बैठ गया। तो हम गवर्नमेंट इंतजामिया से अपील करना चाहते हैं कि हमें बैंकर दिए जाएं ताकि हम अपने बच्चों को हिफाजत से रख सकें। पाकिस्तान लगातार सरहद के पास रिहायशी इलाकों पर बमबारी कर बेकसूरों को निशाना बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। चीन की सेना लद्दाख की गलवान घाटी से पीछे हटने के लिए तैयार हो गई है। सूत्रों के मुताबिक एक दिन पहले दोनों देशों के बीच हुई कोर कमांडर स्तर की बातचीत के बाद चीन पर दबाव बनाने में भारत कामयाब रहा है और इसी दबाव की वजह से चीन की सेना गलवान में पीछे हटने को तैयार हो गई। कोर कमांडर स्तर की बातचीत करीब 11 घंटे तक चली थी जिसमें इस बात पर सहमति बनी कि LAC पर गतिरोध खत्म किया जाएगा। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है वो ये कि एक दिन पहले हुई बातचीत में इस बात पर भी चर्चा हुई कि चीनी सेना को पीछे हटाए जाने की कार्रवाई के दौरान फिर से हिंसक झड़प जैसे हालात पैदा ना हो। हरियाणा के यमुनानगर में बेखौफ बदमाशों का सरेआम एक शख्स पर हमले का वीडियो वायरल हो गया। बताया जा रहा है कि ये वीडियो यमुनानगर के शादीपुर इलाके का है जहां पर बेखौफ बदमाशों ने पहले तो एक मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मारी और फिर उसके ऊपर हमला कर दिया। पिटाई से बचने के लिए जब ये शख्स भागने लगा तो बदमाशों ने न सिर्फ उसका पीछा किया बल्कि उस पर 3 बार फायरिंग भी की। तो गनीमत ये रही कि गोली उससे लगी नहीं। हालांकि जांच में ये भी पता चला कि हमला करने वाले शराब माफिया से जुड़े हुए हैं। ओडिशा के पुरी में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। कोरोना की वजह से ऐसा पहली बार हुआ जब रथ यात्रा में ज्यादा लोगों को शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई और भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में सिर्फ वही लोग शामिल हुए जो या तो मंदिर समिति से जुड़े हैं या फिर जिन्हें रथों को खींचने का जिम्मा दिया गया। भले ही इस बार रथ यात्रा में कम लोग शामिल हुए लेकिन उनके जोश में कमी नहीं दिखी। परंपरा के तहत हर साल की तरह इस बार भी पुरी के राजा ने सोने के झाड़ू से सफाई की जिसके बाद रथ यात्रा शुरू हुई। हर साल श्रद्धालुओं में रथों को खींचने की होड़ लगी रहती थी लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने एक रथ को खींचने के लिए 500 लोगों की संख्या तय की। सुप्रीम कोर्ट ने लोगों के बीच जरूरी दूरी बनाए जाने के निर्देश भी दिए थे लेकिन रथों को खींचने की होड़ में कई लोग उस नियम को भूल गए। रथ यात्रा के मौके पर ओडिशा के कानून मंत्री प्रताप जेना भी पुरी में मौजूद रहे और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पूरी तरह पालन करने का भरोसा दिया। मान्यवर सुप्रीम कोर्ट का भी ये निर्देश है कि जो लोग इस यात्रा में शामिल होंगे सबका कोविड टेस्ट होना चाहिए और इसी के वजह से सबका कोविड टेस्ट भी हुआ है। एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ पुरी में रथ यात्रा को मंजूरी दी थी और सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद पुरी में कर्फ्यू लगा दिया गया था।
ये कर्फ्यू रथ यात्रा के खत्म होने तक जारी रहेगा ताकि लोग अपने घरों से बाहर न निकल पाएं। और कोरोना संकट के बीच रथ यात्रा में लोगों की भीड़ जुटने से रोकी जा सके, इसका असर भी रथ यात्रा पर साफ दिखा। ड्रोन कैमरे से बनाए गए वीडियो में वो पूरा इलाका खाली नजर आया जिसमें हर साल रथ यात्रा के दौरान लाखों लोगों की भीड़ रहती थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर रथ यात्रा से पहले पूरे इलाके को कई बार सैनिटाइज किया गया। एक बार एक ट्रक के जरिए वहां केमिकल का छिड़काव करवाया गया तो प्रशासन ने अलग से कुछ कर्मचारियों को भी इस काम में लगाया। वो सभी थोड़ी थोड़ी देर में रथों के पास दवा का छिड़काव करते नजर आए। इसके अलावा पुरी की सड़कों पर कर्फ्यू का पालन करवाने के लिए पुलिस भी मुस्तैद नजर आई। कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कोरोना मरीजों की मौत को मुद्दा बनाते हुए यूपी के आगरा मॉडल पर तंज कसा। प्रियंका गांधी ने एक अखबार की खबर को ट्वीट कर दावा किया कि आगरा के अस्पतालों में कोरोना के मरीजों की मृत्यु दर दिल्ली और मुंबई से भी ज्यादा है। उन्होंने प्रशासन पर मरीजों की संख्या में हेराफेरी के भी आरोप लगाए। प्रियंका ने यह भी दावा किया कि आगरा मॉडल का झूठ फैलाकर मरीजों की जान से खिलवाड़ किया गया। इससे पहले प्रियंका ने आगरा में 48 घंटे में कोरोना के 28 मरीजों की मौत के दावे किए थे। आगरा मॉडल पर सवाल उठे तो प्रियंका और जिला प्रशासन आमने सामने आ गए। आगरा के डीएम ने प्रियंका गांधी के ट्वीट के जवाब में उन्हें एक नोटिस भेज दिया। जिला प्रशासन ने प्रियंका के ट्वीट को गलत आंकड़ों पर आधारित भ्रम फैलाने वाला करार दिया और उनसे अपने ट्वीट का खंडन करने को कहा। आगरा के डीएम ने दावा किया कि कांग्रेस महासचिव के ट्वीट की वजह से कोरोना मरीजों की सेवा में लगे जो डॉक्टर्स हैं, दूसरे स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनका मनोबल गिर सकता है। प्रियंका गांधी ने यूपी के आगरा मॉडल पर सवाल खड़े किए तो बीजेपी ने कांग्रेस पर झूठ की राजनीति करने का आरोप चढ़ दिया। प्रियंका वाड्रा अपनी आदत से मजबूर हैं। वो केवल झूठ की राजनीति करना जानती है, झूठी राजनीति, भ्रामक राजनीति। कोरोना वायरस की मार झेल रहे रूस में जर्मनी पर जीत के 75 साल पूरे होने पर जश्न की तैयारियां पूरी की गईं। वहां हर साल 9 मई को विक्ट्री डे का जश्न मनाया जाता है, जिसे इस बार कोरोना की वजह से टालना पड़ा और इसे 24 जून को मनाने का फैसला किया गया। इसके लिए राजधानी मॉस्को में परेड की तैयारियां पूरी की गईं। वहां सेना की कई टुकड़ियां परेड का अभ्यास करती नजर आईं। अभ्यास में टैंक और दूसरी बख्तरबंद गाड़ियां भी शामिल की गईं। इसके अलावा कई मिसाइलें और दूसरे हथियारों का भी प्रदर्शन किया गया। परेड की रिहर्सल देखने के लिए वहां बड़ी तादाद में लोग भी मौजूद दिखे। इनमें ज्यादातर लोग कोरोना वायरस से बेपरवाह नजर आए। इससे पहले राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक स्मारक पर पहुंचे जहां उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध में मारे गए सोवियत जवानों को श्रद्धांजलि दी। बताया जाता है कि इस जंग में 2.5 करोड़ से ज्यादा सोवियत सैनिक मारे गए थे, जिनकी याद में वहां हर साल एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन होता है। रूस ने इस बार विक्ट्री डे के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भारत को भी न्योता दिया था, जिसके बाद भारत की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस पहुंचे। मॉस्को के हवाई अड्डे पर रूस के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। हालांकि इस दौरान कोरोना से बचाव का भी पूरा ध्यान रखा गया। मॉस्को के रेड स्क्वायर में होने वाली इस परेड में भारत के सैनिक भी हिस्सा लेंगे। भारत की तरफ से 75 सैनिकों का एक दल मॉस्को भेजा गया है, जो परेड की तैयारी में जुटा नजर आया। 12 जून के बाद से भारत सरकार ने चीन में बनी कई चीजों के आयात पर पाबंदी लगा दी। चीन के साथ सीमा पर जारी तनाव के बीच भारत सरकार ने यह सख्त फैसला किया और 12 जून के बाद से चीन से आने वाले साइकिल, मोटरसाइकिल, कार और बस के टायर पर पाबंदी लगा दी। केंद्र सरकार ने ऐसी 371 चीजों की पहचान की जिनका आयात चीन से होता है। सरकार ने इन सभी चीजों पर विचार किया और मौजूदा हालात को ध्यान में रखकर 150 सामानों के भारत में आयात पर रोक लगा दी। साथ ही उन सभी सामानों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई जो गैर जरूरी है। यही नहीं, सरकार ने चीन के सामान के आयात के नियमों को सख्त कर दिया और ये साफ कर दिया कि विदेश व्यापार नीति तैयार करने वाले संगठन DGFT की इजाजत के बिना भारत में चीन से किसी भी सामान के आयात की इजाजत नहीं मिलेगी। अक्षय कुमार ने दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल की तारीफ की। अक्षय कुमार ने दिल्ली पुलिस के सिपाही रजत राठौर के गाए तेरी मिट्टी गाने के लिए उनकी तारीफ की। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बनके मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। हाय रजत, दिल अक्षय, यार क्या कमाल का गाते हो तुम। बहुत प्यारा गाना गाया तेरी मिट्टी। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के गिलगित में मेडिकल स्टाफ ने प्रदर्शन किया और कोरोना वायरस के मरीजों के लिए PPE किट समेत जरूरी सुविधाएं न मिलने का आरोप लगाया। हम ये गुजारिश करते हैं कि इन सबको प्रोटेक्टिव किट्स मुहैया किए जाएं।
दिल्ली के कीर्तिनगर में एक 4 साल के लापता बच्चे का शव कार में पड़ा मिला। पार्क से उसको 5 बजे के बाद मेरे को बेटा मेरा नहीं मिला। आज सुबह में उसका बॉडी मिला मेरे को। मुंबई के मलाड में कुछ लोगों ने पैसे मिलाकर कोरोना वायरस के मरीजों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडरों का इंतजाम किया। स्टार्ट में हमने 20 सिलेंडर्स का इंतजाम किया था, फिर उसके बाद में जब फाइनेंसेस नहीं थे, क्योंकि हम किसी से डोनेशन वगैरह नहीं ले रहे, तो इन्हीं ने अपनी गाड़ी फिर बेच दी और उसके बाद में और 30 सिलेंडर्स का इंतजाम किया। अलवर के एक डिटेंशन सेंटर से भागे 4 बांग्लादेशी नागरिकों की तलाश के लिए पुलिस ने ड्रोन की मदद ली। साथ ही इसी मामले में डिटेंशन सेंटर में तैनात 5 पुलिस वालों को भी हटा दिया गया। यहाँ से 4 लोग जो बांग्लादेशी नागरिक हैं, तो वो लोग आज दोपहर में यहाँ से भाग चुके हैं और उनकी तलाश अभी हम सभी कर रहे हैं। हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ के मुख्यालय में योग गुरु स्वामी रामदेव ने कोरोनिल और श्वासरीवटी नाम की 2 दवाओं को लॉन्च करते हुए दावा किया कि ये दोनों दवाएं कोरोना के इलाज में सफल साबित हुई हैं। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में ये दोनों दवाएं पतंजलि की दुकानों पर आसानी से मिल सकेंगी। इन दवाओं को लॉन्च करने के लिए रामदेव अपनी पूरी टीम के साथ सबके सामने आए। मंच पर जयपुर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डायरेक्टर डॉक्टर बलवीर एस तोमर भी मौजूद रहे। बताया गया कि इस दवा को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के साथ मिलकर ही बनाया गया। रामदेव ने दावा किया कि कोरोनिल और श्वासरीवटी नाम की इन दोनों दवाओं से कोरोना के मरीज 3 से 7 दिन में पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। ये कहते हुए हमें फक्र है कि इसमें 100% रिकवरी रेट है विद इन 3 to 7 डेज और 0% डेथ रेट है। ये भी बहुत बड़ी बात है और ये दुनिया के लिए। लेह में सेना प्रमुख MM नरवणे आज सेना के दूसरे बड़े अधिकारियों के साथ बैठक कर हालात का जायजा लेंगे। चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद के बीच सेना प्रमुख कल ही लेह के दौरे पर गए थे। आज सेना प्रमुख नरवणे सीमा के अग्रिम चौकियों का भी दौरा कर सकते हैं। कल प्रमुख ने लेह में अस्पताल का दौरा किया था और चीन के साथ झड़प में घायल हुए जवानों से मुलाकात कर उनका हौसला भी बढ़ाया। दिल्ली में बसें नहीं मिलने से कामकाज के लिए घरों से बाहर निकले लोगों की परेशानी बढ़ गई। दिल्ली में अनलॉक 1 लागू होने के बाद नए नियमों के तहत बसें चलाई जा रही, लेकिन सड़कों पर उतरने वाली बसों की संख्या कम होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। दिल्ली के पांडव नगर से सामने आई ऐसी ही कुछ तस्वीरों में लोग बस स्टैंड पर खड़े होकर बसों का इंतजार करते दिखे। लोग आपस में एक दूसरे से दूरी बनाए रहें, इसके लिए वहां तैनात होमगार्ड के जवान लोगों से अपील करते नजर आए। इन जवानों ने इंतजार कर रहे लोगों के हाथों को सैनिटाइज भी करवाया। इतना ही नहीं, जब एक बस वहां रुकी तो ये जवान उस पर चढ़ गए और उसमें सवार लोगों के शरीर के तापमान की जांच करते दिखे। सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरह से पालन कराया जाए, इस बस के अंदर आप देख सकते हैं जो भी बस आती है स्टॉप पर, यहाँ पर ये दिल्ली होमगार्ड्स के जवान हर गाड़ी में चेक करते हैं। लेकिन बसों की कमियों से जूझ रहे लोगों ने दिल्ली सरकार के इन इंतजामों को नाकाफी बताया और बसों की तादाद बढ़ाने की मांग की। बसें भी तो बढ़ाओ ना, उसके लिए बसें भी तो होनी चाहिए। अब पब्लिक कहाँ जाएगी बेचारी। भारत और चीन के बीच बड़े तनाव के बाद गृह मंत्रालय सीमा पर चौकसी बढ़ाने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक सीमा पर चौकसी बढ़ाने के लिए ITBP की कई कंपनियों को LAC पर भेजा जा सकता है। ये कंपनियां अभी कोरोना वायरस और आंतरिक सुरक्षा के लिए देश के अलग अलग इलाकों में तैनात हैं। खबर है कि ITBP की ऐसी ही 35 कंपनियों को LAC पर तैनात किया जा सकता है और इससे पहले जम्मू कश्मीर में तैनात ITBP की 15 कंपनियों को लद्दाख भेज दिया गया था। मिजोरम में आज फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 4.1 तीव्रता का भूकंप मिजोरम में करीब 8 बजे आया। मिजोरम के चम्फाई जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रात 11 बजे भी मिजोरम में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे और अभी भूकंप का केंद्र जमीन से 30 किलोमीटर नीचे रहा है। आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त की, मिजोरम में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 4.1 इसकी तीव्रता बताई जा रही है और करीब 8 बजे सुबह आज ये भूकंप आया। मिजोरम के चम्फाई जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रात 11 बजे भी आपको बता दें, मिजोरम में दरअसल भूकंप के झटके महसूस किए गए थे और अभी भूकंप का जो केंद्र है वो जमीन से 30 किलोमीटर नीचे रहा है। दक्षिणी चीन के कई इलाकों में बाढ़ और जमीन खिसकने की वजह से भारी नुकसान पहुंचा, जिसके बाद वहां अलर्ट जारी करना पड़ा। ये इलाके लगातार हुई भारी बारिश के बाद बाढ़ की चपेट में आ गए।
और वहां बहने वाली नदियां भी उफान पर आ गईं। बाढ़ का पानी उफान के साथ सड़कों पर बहने लगा। कई मकान सैलाब में समा गए। सामने आई तस्वीरों में एक मकान तेज लहरों में बहता नजर आया। कई जगहों पर तो सड़कें और रेल की पटरियां भी तबाह हो गईं। ज्यादातर मकानों की निचली मंजिलें पानी में डूबी नजर आईं। बाढ़ के साथ जमीन खिसकने की वजह से भी भारी तबाही का सामना करना पड़ा। वहां पहाड़ों का मलबा बहकर नीचे आ गया, जिसकी चपेट में आने से कई मकान बर्बाद हो गए। आपदा को देखते हुए वहां राहत बचाव की कई टीमें तैनात की गईं, जो फंसे हुए लोगों को निकालती नजर आईं। लेकिन पानी का बहाव तेज होने की वजह से बचाव दल के लोगों को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। राजस्थान के जैसलमेर में एक बैंक के सामने 24 घंटे लगी लोगों की कतारें खत्म ही नहीं हो रही हैं। सरकार की ओर से दिए जाने वाले पैसे खाते में आने के बाद बड़ी संख्या में लोग बैंक पहुंच गए और ठान लिया कि जब तक खाते से पैसे नहीं निकालेंगे वो घर नहीं जाएंगे। इसलिए कई दिनों से बैंक के सामने लगी लोगों की लंबी कतारें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। इतना ही नहीं, कई लोग लाइन में लगे हुए ही खाना खाते और बिस्तर लगाकर सोते भी नजर आए। लाइन इतनी लंबी थी कि दूर से आए लोग लाइन में पीछे हो जाने के डर से अपने घर ही नहीं जा रहे। कोरोना संकट के समय जब लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, 24 घंटे लाइन में लगे हुए ये लोग नियमों की धज्जियां उड़ाते दिखे। वहीं बड़ी संख्या में बैंक पहुंचे लोगों में रोजाना मुश्किल से 100 लोग ही खाते से पैसे निकाल पा रहे हैं। 4-5 दिन हो गए यहाँ आते हुए 60-70 टोकन वितरण हो चुके थे। इसमें रात को आज यहीं आके रुक गया हूँ। हालांकि कतार में लगे लोग मास्क लगाए हुए दिखे, लेकिन उन्होंने एक दूसरे से जरूरी दूरी नहीं बनाई। कोरोना महामारी के वक्त लोगों की ऐसी लापरवाही उनकी सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी को तगड़ा झटका लगा, क्योंकि उसके विधान परिषद के 5 सदस्यों ने जेडीयू का दामन थाम लिया। पार्टी छोड़ने वाले ये सभी एमएलसी लालू प्रसाद यादव के करीबी माने जाते हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी छोड़कर उन्होंने पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी। जेडीयू में शामिल होने से पहले विधान परिषद के इन 5 सदस्यों की गाड़ियों का काफिला नीतीश कुमार के घर पहुंचा और जेडीयू की सदस्यता लेने के बाद ये सभी नेता पैदल बाहर आए, जहां उन्होंने मीडिया के सवालों का सामना किया और जेडीयू में शामिल होने की वजह बताई। नीतीश जी के विचार से और विकास से हम लोग सहमत हुए, इसलिए जदयू का दामन थाम लिए। पत्रकारों के तीखे सवालों का जवाब देते हुए जेडीयू में शामिल होने वाले इन नेताओं ने साफ कर दिया कि वो हर जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हैं। कसम खा रहे हैं कि नहीं बनेंगे जेडीयू से। टिकट की कोई बात नहीं है। पार्टी हम जब जदयू में आ गए तो जो भी काम देगा पार्टी जदयू, हम उसका काम करें। वहीं विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी को लगे इस जोरदार झटके से जेडीयू नेताओं का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर पहुंच गया। लोकसभा के चुनाव में तो ऐसे भी पता है आपको कि क्या होना है, सुपड़ा साफ होना है। बिहार में हुए इस उलटफेर पर आरजेडी की सहयोगी कांग्रेस ने तीखे तेवर दिखाए। भारतीय जनता पार्टी की जहां भी उनकी पूरी राजनीति धन बल पर काम करती है, वहां जो ताकत है आरजेडी की, इससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आरजेडी